क्योंकि लीडरशिप विदाउट ट्रेनिंग इज़ वेरी डेंजरस। देखो, आप डायरेक्टली अगर कैप्टन ऑफ ए टीम बन जाए विदाउट नोइंग हाउ टू बैट, कभी आपने बैट पकड़ा ही नहीं और आप डायरेक्टली आपको कैप्टन बना दे तो आप खुद ही अच्छा कैप्टन नहीं बन पाओगे और जो एग्जिस्टिंग टीम है उसको भी आप नाराज़ कर दोगे। देखो, किताब पढ़ना जैसे आप ऑलरेडी कर रहे हो, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, बट यू कैन नॉट डिस्कस विद द किताब ना। So there is a saying that it's all good to read books, but you need to have a guru with whom you can discuss the knowledge also. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी विद्या हो, जैसे योगा है या फिर स्विमिंग है फॉर दैट मैटर, अगर आप तैरना जानते हो, कितना भी किताब पढ़ लो, आपको तैरने वाले पानी में तो उतरना पड़ेगा। दैट टाइम यू रिक्वायर्स अ रियल गाइड। डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई सर, थैंक यू। आप फिर से रणवीर शो पर हमारे एक्चुअली पहले गेस्ट है हिंदी पॉडकास्ट के। पहले गेस्ट तो हूँ, लेकिन ये पहला शो तो नहीं है। हाँ, ये मेरे ख्याल से 7वां शो है जो हम कर रहे हैं साथ जी में। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कहते हैं ना कि कभी कभी अपने ही घर में अपना ही प्रोग्राम करने में अलग ही मज़ा आता है। हाँ सर। तो मैं कहूँगा कि ये पहला हिंदी शो तो है, लेकिन जो भी हमने इंग्लिश किया है वो भी आप देखिएगा। लेकिन हिंदी का जो मज़ा है वो तो हिंदी का ही मज़ा है। डेफिनेटली सर। सर, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, मतलब अगर मान लो ये पॉडकास्ट के ऊपर कॉन्वर्सेशन है या कैजुअल कॉन्वर्सेशन में भी, मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ, क्योंकि आप राइटर हो और मैंने ये देखा है कि जो मेरे सबसे बेस्ट पॉडकास्टिंग गेस्ट रहते हैं वो हमेशा राइटर्स ही होते हैं। जी बिल्कुल, लेखक से लेके श्रोता तक। उसका मतलब क्या है? श्रोता का मतलब होता है जो सुनना चाहता है। ओके। लेखक वो होता है जिसका लिखा या फिर जो लिखते हैं वो पढ़ते हैं। सो आजकल क्या हो गया कि रीडरशिप एंड व्यूअरशिप ये दो अलग अलग कैटेगरीज में माना जाता है। तो भगवान की कृपा से मैं तो शिक्षक हूँ। तो शिक्षकों का काम यही होता है कि ऐसे बोलो कि जो लोग सुने, श्रोता, और ऐसे लिखो कि लोग पढ़ें, और ऐसे सिखाओ कि लोग सीखें। डेफिनेटली सर। एक्चुअली मैंने आपकी इंट्रोडक्शन अच्छे से करी नहीं, तो मैं फिर से करूँगा। राधाकृष्णन पिल्लई सर ने 17 किताबें लिखी है, चाणक्य टॉपिक को ब्रेक डाउन कर करके। आई थिंक एक्चुअली 20 लिखी है और 17 रिलीज हुई है। अभी और 3 अगले साल शायद रिलीज होंगी। जी सर, पहले तो आप चाणक्य के बारे में कुछ समझा सकते हो कि वो कौन थे, वो इतने ग्रेट क्यों माने जाते हैं, और वहीं एक टॉपिक को लेकर आपने इतने सारे किताबें क्यों लिखी? देखो, कभी कभी ऐसे भगवान की कृपा हो जाती है कि आप कोई भी एक फील्ड या क्षेत्र में रिसर्च कर लो, उसमें अगर थोड़ा शोध कर लो तो आपको उसकी बारीकियाँ समझ में आने लगती हैं। सो एज यू गेट सटल एंड सटल, एज यू गेट डीपर एंड डीपर। तो चाणक्य के बारे में अगर कहें तो वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, वो काल्पनिक व्यक्ति नहीं थे। ही वॉज नॉट एन इमेजिनरी कैरेक्टर, ही इज़ अ रियल हिस्टोरिकल कैरेक्टर, जो 2400 साल के आसपास पहले मगध ऐसे एक राज्य में एक शिक्षक थे वो, जो आज बिहार है। बिल्कुल। ओके। और उस ज़माने में उसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, जो आज के तारीख में हम उसे पटना कहते हैं। तो 2400 साल पहले ऐसा एक व्यक्ति हुआ था जिन्होंने भारत का पूरा इतिहास ही बदल दिया, जिसे हम कहते हैं सोने की चिड़िया। मतलब उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। बिल्कुल। तो उनके पहले भारत सोने की चिड़िया नहीं थी? थी, पर लेकिन होता क्या है कि हम अगर कहें कि गोल्डन एरास, देयर आर मेनी गोल्डन एरास, तो ऐसा नहीं है कि देयर इज़ ओनली वन गोल्डन एरा। लेकिन वो जो हम आज जिस सोने की चिड़िया की बात करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग आए, हमारे साथ व्यापार किया, फिर लूटने के लिए भी आए, जिसके वजह से हम धनवान माने जाते थे। चाणक्य के पहले भी हमारे पास धन था, वी वेर अ रिच कंट्री, बट उस ज़माने में इतना ग्लोबल ट्रेडिंग नहीं था। लेकिन चाणक्य का जो इतिहास आप देखें तो उसमें ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। जैसे अलेक्जेंडर, जिसे हम कहते हैं सिकंदर भारत के ओर आया था, और तब बहुत सारा जो ट्रेड है, व्यापार है, अलग अलग देशों से हुआ करता था। उसके पहले का जो इतिहास है, हम देखोगे महाभारत बोलो, रामायण बोलो, तो वहाँ पे वो जो दुनिया का नक्शा था, जो वर्ल्ड मैप वाज़न्ट दैट बिग। तो आज हम लोग अगर जाके देखें कि ये जो भारत जो हम कहते हैं, जिसका वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबल इम्पैक्ट है, वो डेफिनेटली सोने की चिड़िया हम जो कहते हैं, वो चाणक्य के जनरेशन से शुरू हुई और हमारे जनरेशन तक चली रही है। और इन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा, अर्थशास्त्र अगर हम बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके। तो अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं कि हाउ डू यू कीप दिस होल इकोनॉमी गोइंग एंड कीपिंग इट रिच। भारत एक ऐसा श्रीमंत देश रहा है
कि उस ज़माने से लेके आज तक वी टॉक अबाउट द ट्रेड एंड द कल्चर ऑफ इंडिया इन अ बिग वे, तो उसमें चाणक्य का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो एक शिक्षक थे जिन्होंने तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उन्होंने पढ़ा, वहाँ पे सिखाया। अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति ये 2 किताबें उन्होंने लिखी। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी काम उन्होंने किया है कि उनके जो थियोरीज थे या वो सिद्धांत थे, उन्होंने अपने जीवन में केवल किताबों में नहीं रखा, बल्कि अपने जीवन में उतारा और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक अच्छे राजा को बनाया, भारत को एक बहुत बड़ा पावरफुल नेशन बनाया, एक राष्ट्र बनाया। सो अगर मैं 2 बात कहूँ तो थियोरी टू प्रैक्टिस केवल। ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की स्टोरी क्या है? ऐसा कहते हैं कि चाणक्य जब भारत का निर्माण करने निकला था, तो उन्होंने सोचा कि एक नए युवा पीढ़ी का लीडर चाहिए। जैसे यू आर ए यूथ लीडर, यू आर एन यूथ आइकॉन। तो उन्होंने ये देखा कि उस ज़माने की जो व्यवस्था थी, व्यवस्थापन या मैनेजमेंट वाज वेरी ओल्ड, और वहाँ पे क्या थी कि लोग आपस में झगड़ा करते थे एक दूसरे के साथ। एंड जैसे द 16 रीजनल किंगडम्स वे देयर हु आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, आपस में झगड़ा करते रहते हैं। और होता क्या है कि बाहर का जो दुश्मन है या जो आक्रामक है, अलेक्जेंडर जो है, उस जमाने में अलेक्जेंडर हुए, बिल्कुल उसी के कंटेम्प्रेरी थे। उन्होंने अलेक्जेंडर को पराजित भी किया, चाणक्य ने। तो उनकी जो नीति है, स्ट्रैटेजी है, उसके द्वारा उन्होंने पराजित भी किया। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मुझे एक नया लीडरशिप या फिर एक नया नेता की ज़रूरत है, तो मैं क्यों ना यंग जनरेशन को ट्रेन करूं। तो उन्होंने कहते हैं कि बहुत खोजा, क्योंकि कैच दम यंग ऐसा एक फार्मूला कहते हैं कि आप मार्केटिंग के फील्ड में भी देखो कि अगर कोई प्रोडक्ट अगर हम 50 या 60 साल के व्यक्ति को बेचे, तो उसका जो लाइफ साइकिल होता है इट्स हार्डली लिमिटेड टू नेक्स्ट 10-20 ईयर्स। मतलब वो प्रोडक्ट आप सिर्फ 10-20 साल के लिए बेच सकते हो, लेकिन rather than that आप युवा पीढ़ी को टारगेट करो। बिल्कुल। सो जैसे आप भी ये समझ सकते हैं कि कैच दम यंग, तो होता क्या है कि अगर हम किसी यूथ को ट्रेन करें, सो यू हैव एटलीस्ट 30-40 ईयर्स मोर। सो उसने देखा कि क्यों ना हम कोई एक अच्छे युवक को ढूंढे, और ऐसा कहते हैं कि वो काफ़ी ऑर्डिनरी और एक मामूली परिवार से था। यहाँ भी कहते हैं कि वो गरीब था। तो वो जब ढूंढ रहे थे, तो गांव में एक लड़का देखा जो खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पे एक राजा का एक्टिंग कर रहा था और न्याय दे रहा था, लाइक ए कोर्ट सीन, गिविंग जस्टिस। तो चाणक्य ने देखा और काफ़ी इंप्रेस हुआ। बोले कि अरे वाह, इसमें वो नेतृत्व का गुण है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, लेकिन उसको नेतृत्व क्या है या लीडरशिप क्या है पता नहीं है, क्योंकि गाँव का लड़का है, जैसे हम कहते हैं कुएं का मेंढक, उसको तो पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रही है। तो कहते कि उसके माँ से जाके बातचीत की उसने, सिंह तुम्हारे बेटे को सम्राट बनाऊंगा। तो माँ तो कहती है डर गई थी कि मेरा बेटा कौन आया, कोई ब्राह्मण है, कोई लेके जाएगा। लेकिन माँ को थोड़ा सा विश्वास भी था कि ये कोई गलत नहीं करेगा, तो उसे लेके गए। कहते हैं ट्रेनिंग दिया, उनको पूरा डेवलप किया, क्योंकि लीडरशिप विदाउट ट्रेनिंग इज़ वेरी डेंजरस। देखो, अगर डायरेक्टली अगर कैप्टन ऑफ ए टीम बन जाए विदाउट नोइंग हाउ टू बैट, कभी आपने बैट पकड़ा ही नहीं, और अब डायरेक्टली आपको कैप्टन बना दे, तो आप खुद ही अच्छा कैप्टन नहीं बन पाओगे, और जो एग्जिस्टिंग टीम है उसको भी आप नाराज़ कर दोगे। सो देर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड जिसको हम कहते हैं कि द ट्रेनिंग ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सो 2 चीज़ है, एक होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लीडर। चंद्रगुप्ता में उसने वो गुण देखी, सीड फॉर्म जिसे हम कहते हैं, बीज है उसमें, बट द सीड इज़ नॉट द ट्री। तो वो ट्रेनिंग जो है, सो सेलेक्शन एंड देन ट्रेनिंग, उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य ने परफॉर्म किया और चाणक्य ने जो गाइड किया, वही है भारत का रियल फर्स्ट स्टोरी ऑफ क्रिएटिंग लीडर्स। ये चंद्रगुप्त मौर्य की ट्रेनिंग नालंदा तक्षशिला में हुई थी? नहीं, चाणक्य वैसे अपने पाटलिपुत्र के थे, और उनकी खुद की ट्रेनिंग तक्षशिला में थी। ओके। तो वो जब गए थे एज ए स्टूडेंट, तो तक्षशिला में उनकी ट्रेनिंग हुई। जब वापस आए तो चंद्रगुप्ता का ट्रेनिंग जो था कंप्लीटली मगध में ही था, पाटलिपुत्र में ही था। सर, ये नालंदा तक्षशिला की बातें ज़्यादा नहीं होती हैं आजकल, पर आप थोड़ा हमारी ऑडियंस को समझा सकते हैं कि नालंदा तक्षशिला का सिग्निफिकेंस क्या है? सो हमारे यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहाँ पे विदेशों से बच्चे सीखने आते थे। जैसे आज अगर हम जाए तो अमेरिका की बात करें, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, आईवी लीग स्कूल्स। तो उस ज़माने में पूरे दुनिया हमारे पास आती थी। तो केवल नालंदा तक्षशिला में बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटीज़ थे, उसमें ये विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला। अब आप देखोगे कि शिक्षा की पद्धति क्या थी, व्हाट वाज द काइंड ऑफ ए मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग। तो क्या कहते थे कि वहाँ पे दे वर एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। तो जैसे चाणक्य जो थे वो राजनीति के एक्सपर्ट थे। फिर आप समझो कि कोई केमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं रसायन शास्त्र, या फिर धातु विद्या, मेटलर्जी,
उनके अलग अलग एक्सपर्ट थे। उस ज़माने के जो ज़रूरी सब्जेक्ट्स थे वो बिल्कुल। वहाँ सिखाए जाते थे। बिल्कुल। तो वो सीखने के लिए लोग अलग अलग जगह से आते थे। जैसे धनुर्विद्या है, उस ज़माने में तो आजकल के जैसे मिसाइल्स नहीं हुआ करते, तो जैसे बाण और अलग अलग टाइप के जो वेपन्स थे वो सीखने के लिए। तो नालंदा तक्षशिला वेर एक्चुअली द सीट ऑफ नॉलेज वेर वेरियस टीचर्स यूज्ड टू कम एंड टीच। और वहाँ पे जैसे आज मॉडर्न डे यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते थे, अध्ययन करते थे, उसको सिखाते थे, शोध करते थे, एंड दे वर द बेंचमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है कि नालंदा मेरे ख्याल से बिहार में था जी बिल्कुल, और तक्षशिला आज के मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विक्रमशिला जब बहुत सारे थे, लेकिन आज हम देखते हैं तो 2 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है नालंदा और तक्षशिला। So, जब भारत एक ही था तब, तो आज वो मॉडर्न डे पाकिस्तान में तक्षशिला है, तो नालंदा बिहार में है। तो फिर चंद्रगुप्ता का क्या हुआ? चंद्रगुप्ता को राजा बनाया, लेकिन चाणक्य ने एक बात और समझ ली कि राजा बनाने से भी काम पूरा नहीं होता, क्योंकि राजा को भी मार्गदर्शन लगता है। इवन द कैप्टन रिक्वायर्स अ कोच। तो उसी तरह राजा के साथ जब राजगुरु उसे मार्गदर्शन देखता है, तब एक अच्छा राष्ट्र बनता है, एक अच्छा राज्य बनता है। सो चाणक्य सेलेक्टेड हिम, ट्रेंड हिम एंड कंटिन्यू टू गाइड हिम आफ्टर बिकमिंग ए लीडर। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई कंपनी शुरू करो, स्टार्टअप वगैरह करो, तो लोगों को लगता है कि मैं स्टार्टअप इसलिए शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्योंकि मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं करना है। आई डोंट वांट एनीबडी टू बॉस मी। याद रखिएगा कि आप भले किसी के अंडर ना काम करते हो, लेकिन भी लीडरशिप जो पोजीशन है, जो उसका जो रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपको कोई ना कोई समस्या आएगी तो आप किसके पास जाओगे। तो भले चंद्रगुप्ता मौर्य अपने सिंहासन पर बैठ गए, चाणक्य ने उसे बिठा दिया, लेकिन जब धर्म संकट आता है कि राजनीति में हम क्या करें या क्या ना करें, तो आप किसके पास जाओगे? आप मित्रों के पास जा सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसी समस्या होती है जो मित्रों को भी समझ में नहीं आता। समटाइम्स इट बिकम्स ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। सो तब आप क्या करते हो? राजगुरु के पास जाते हो। सो ऐसा कहते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्ता को गाइड भी किया कैसे अच्छा राजा होना है, और ये भी कहते हैं कि आखिर में कहा कि भैया अभी हो गया तुम्हारा टाइम, सबका टाइम आएगा लेकिन सबका टाइम जाएगा। तो ही ऑल्सो टोल्ड हिम इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिटायर। देखिए, जब कोई भी कैप्टन अच्छा खेलता हो तो वाइस कैप्टन को तैयार करो, बिकॉज द वाइस कैप्टन विल बिकम द कैप्टन एंड द कैप्टन हैज टू रिटायर ऑल्सो। तो ये पूरे जीवन में हम देखते हैं गुरु शिष्य परंपरा। एक गुरु है चाणक्य, एक शिष्य है चंद्रगुप्ता। तो दोनों ने मिलकर जो एक मैजिक क्रिएट किया, वो आज भी हम बात करते हैं। और बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं उनके बारे में, उनकी ट्रेनिंग कैसे दी। मेरी किताब है, इसको कहते हैं कथा चाणक्य, उसमें लिखा हुआ है, बट द ट्रेनिंग एंड द गाइडेंस इज गिवन बाय चाणक्य। ये है दोनों का मेल। तो मतलब इस मिशन में चंद्रगुप्ता मौर्य का क्या हाथ था? मतलब ये मैं जानता हूँ कि वो राजा थे, बट उन्होंने अपना दिमाग कहाँ लगाया? उन्होंने किस तरह की ग्रोथ हासिल की? उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इस गेम में? सो 2 चीज़ें उनकी। एक तो होता है खुद का जो क्वालिटीज़ हम बोलते हैं, जिनमें गुण होनी चाहिए लीडरशिप की। सो ही हैज़ टू टेक डिसीजंस। सो पहला बात जो चाणक्य का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो है कि गाइड करना, और चंद्रगुप्ता का कंट्रीब्यूशन करना कि सुनना और सुन के करना। देखिए, जब कोई एक आइडिया देता है, ओके, जैसे गुरु के पास एक आइडिया है, एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल है, ऐसा करो, वो सामने वाला केवल अंधा होके नहीं करना है, उसे सोचना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं कि ये कीजिएगा, तो सिर्फ करना, फिर आपका दिमाग में कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पर चंद्रगुप्ता आइडिया लेते थे, सोचते थे, और वो प्रैक्टिकली अप्लाई करते थे। उदाहरण के लिए, अगर टीचर ने आपको बताया, देखो भैया आज ये किताब पढ़ लेना, अब ये हो गया गुरु का काम, ये कर लेना। लेकिन शिष्य केवल पढ़ता नहीं, वो सोचता है कितना पेजेस है, कितना घंटा लगेगा, नोट्स बनाएगा। सो दैट प्लानिंग इज टू बी डन बाय द शिष्य। उसी तरह जब राजनीति चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाई, तो चाणक्य ने सिखाई तो सही, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को ये भी सोचना है कि मैं प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करूँ। क्योंकि जब आप राजनीति के क्षेत्र में हो, तो लॉट ऑफ सिचुएशंस आर वेरी प्रैक्टिकली अनसीन, सडनली आ जाते हैं। क्योंकि राजा जब बैठता है अपने दरबार में, कोई भी आ सकता है राजा दरबार में, हो सकता है कि वो संत भी आ जाए, तो आप संत को कैसे स्वागत करते हो, बिठाते हो, और कोई क्रूर व्यक्ति भी आ जाए, तो एज ए से कि किंग हैज़ टू डील विद अ सेंट एंड ए सिनर, तो वो तो आपको जो विवेक है, विजडम है, वो तो लगेगा। सो द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इज टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, वो चंद्रगुप्ता में थी। दूसरी बात, वो गुरु का सुनते थे।
बहुत समय ऐसे हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, उनको लगता है कि माँ पिताजी की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह शिष्य जब बड़े हो जाते हैं वो अपने गुरु को बहुत छोटा मानते हैं। ये अहंकार का लक्षण है। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन में हम देखते हैं कि गुरु को मानते थे और गुरु भी उन्हें मानता था। दूसरा जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है चंद्रगुप्त का ये रहा है कि उन्होंने केवल गुरु का सुना नहीं, अपना भी किया। जैसे कि अलेक्जेंडर या सिकंदर को पराजित करना, धनानंद को पराजित करना, अपनी एक व्यवस्था ठीक करना। सो इट्स एन आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ गाइडेंस एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। इसीलिए जब हम कहते हैं अकबर बिरबल की कहानी या फिर तेनालीरामन और कृष्णदेवराया, तो जोड़ी है। उसी तरह चाणक्य चंद्रगुप्ता की जो जोड़ी है, दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करके जो अपना मिशन है, लक्ष्य क्या था, भारत का निर्माण, वो साथ में किया। सो ए गुड टीचर, ए गुड स्टूडेंट, ए गुड किंग एंड ए गुड किंग मेकर, देयर कॉम्बिनेशन बिकेम ए सक्सेस। सर लोग कहते हैं कि मतलब जो सबसे बढ़िया टीचर्स होते हैं इस दुनिया में वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं, मतलब वो हमेशा सीखते ही रहते हैं। जी टीचर बनने के बाद भी, शोहरत दौलत पाने के बाद भी वो सीखते रहते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि चाणक्य ने जैसे जब मतलब मान लो चंद्रगुप्त मौर्य किंग बन गए, राजा बन गए, उसके बाद चाणक्य ने क्या सीखा, मतलब इनके राजा होने के बाद क्या नई कलाएं सीखी? सो कैसे है कि आज के मॉडर्न डे में भी अगर बात करें, आधुनिक युग में भी बात करें, टेक्नोलॉजी गेट्स अपडेटेड वेरी फास्ट। जैसे अगर आपने iPhone 12 आ रहा है, अगर आपको लगता है iPhone 10 आते ही यू हैव द लेटेस्ट मोबाइल, उनका नेक्स्ट iPhone 13 या 14 के ऊपर काम चल ही रहा है। सो व्हाट यू थिंक इज मॉडर्न इज ऑलरेडी आउटडेटेड। सो चाणक्य ने अपनी राजनीति की जो शिक्षा थी वो तो दे दिया, लेकिन वो बोलते कि देखिए ठीक है, लेकिन आगे की पीढ़ी क्या। सो यू शुड नॉट ओनली थिंक अबाउट द प्रेजेंट, यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट द फ्यूचर। लोग कहते हैं कि चाणक्य ने 5000 साल बाद की पीढ़ी के लिए भी सोचा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए 2400 साल पहले जो किया था, आज भी हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो चाणक्य ने क्या किया, अपना जो मेन कार्य था कि एक भारत का निर्माण करना, उन्होंने तो कर दिया। लेकिन जब चंद्रगुप्ता सिंहासन पर बैठ गए तो वो खुद क्या कर रहे थे, वो खुद जाके अपने गुरुकुल में जाके शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। जैसे आपने कहा ऑल टीचर्स हैव टू बी लर्नर्स, वो पढ़ाई कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि आगे की पीढ़ी को क्या चाहिए, तो नई पीढ़ियों को शिक्षा भी दे रहे थे। और ऐसा कहते हैं कि चंद्रगुप्ता मौर्य के बाद उन्होंने अशोक का भी निर्माण किया, वॉज अ ग्रैंडसन। सो जैसे चंद्रगुप्ता का बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक। सो ही वॉज थिंकिंग कि आगे की पीढ़ी को क्या और कैसे सिखाना है। एक उदाहरण के लिए बताऊं कि चंद्रगुप्त के समय में काफ़ी युद्ध की ज़रूरत थी, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ मिलिट्री वॉरफेयर। लेकिन अशोक के समय तक उतनी मिलिट्री की ज़रूरत नहीं थी, युद्ध की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे ज़्यादा नीति की ज़रूरत थी, स्ट्रैटेजी की। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्ता बिकेम द किंग ऑफ इंडिया और एम्परर ऑफ इंडिया, वाइल अशोका बिकेम ए ग्लोबल एम्परर। उनकी जो राजधानी कहते हैं कि जापान तक गया था, चीन जापान तक, अशोक की, हाँ, और चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त ने जो काम किया, अशोक ने उसको आगे बढ़ाया। तो ऐसा कहते हैं कि उसकी ट्रेनिंग बहुत अलग थी। तो उन्होंने सीखा कि देखो आगे जाके तुम्हें युद्ध नीति में या रणनीति में अव्वल नहीं होना है, तुम्हें स्ट्रैटेजी में अव्वल होना है। तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या, उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि आगे जाके तुम्हें विश्व विजेता बनना है। संस्कृत में इसे कहते हैं विजिगिषु, जो दुनिया में नंबर 1 होना चाहते हैं, केवल भारत में नंबर 1 नहीं। तो तुम्हें अलग अलग भाषाएं सीखनी है। तो भाषाएं, तो उनको उन्होंने कहते हैं कि 24 अलग अलग भाषाएं सिखाई। अशोका न्यू 24 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। अभी इसका मूल सिद्धांत क्या है कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। देखिए आज मैं समझो बॉम्बे में हूँ, ओके, और बम्बई या हिंदी बात कर रहा हूँ। लेट्स से इफ़ आई गो टू अ प्लेस लाइक केरला, ओके, अगर मैं वहाँ पे एक मलयालम में बात करूँ, सो विल दैट एक्सेप्टेंस बी मोर। सो जैसे लोकल लैंग्वेज में अगर आप बात करो तो यू आर मोर एक्सेप्टेड एज ए लीडर। तो उन्होंने ये देखा कि अगर आप अलग अलग भाषाएं जानोगे तो केवल आप राज्य पे विजेता नहीं बनोगे, आप दिलों पे भी राज करोगे। सो इन लोगों ने अभी यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि तलवार कैसे चलाना है, सामदान दंड भेद कैसे यूज़ करना है रणनीति में। नाउ इज टेलिंग अशोका, नाउ यू हैव टू लर्न लैंग्वेजेस। ऐसा कहते हैं कि चाणक्य खुद आफ्टर प्लेसिंग चंद्रगुप्ता मौर्य अलग अलग शोध कर रहे थे। जैसे बहुत कम लोगों को पता है कि वन ऑफ हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स वॉज एक्चुअली केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी। ओके, सो लोग चाणक्य के बारे में कहते हैं कि ही इज़ वेरी ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट, स्टेट्समैन, राजनीति के बहुत बड़े शिक्षक थे। पर आपको पता है धातु विद्या, यू नो, ही वॉज द पर्सन हु एक्चुअली स्टार्टेड द कॉइनेज सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया, जाके एक ऐसा चीज़ का निर्माण किया जो उस समय में नहीं था।
सो फॉर एग्जांपल आप देखो, आज हम जिसे रुपया बोलते हैं या पैसा बोलते हैं, उस ज़माने में द यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाज पणास. तो चाणक्य वाज द फर्स्ट पर्सन हु कोडिफाइड कि हाउ मेटल्स कैन बी यूज्ड एज एक्सचेंज मोड्स. इसको आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हो एक उदाहरण के लिए देखिए, आपने बार्टर सिस्टम के बारे में सुना होगा. पर आप समझा सकते हो लिसनर्स को? बिल्कुल, क्यों नहीं, बता सकते हैं हम लोग. जैसे कि अब गांव में देखोगे कि समझो मैं गेहूँ या फिर वीट का प्रोडक्शन करता हूँ और आप समझो कॉटन का प्रोडक्शन करते हो. तो आप बनाते हैं कॉटन और मैं बनाता हूँ गेहूँ. तो हम दोनों खेती में काम करते हैं. तो अगर हम ये कहें कि देखो आप 1 किलो का जो गेहूँ है वो ले लीजिए और मुझे एक्सचेंज में 1 किलो का कॉटन दे दीजिए. अब आप सच बोलो तो दिस मे नॉट बी द राइट वैल्यूएशन. अभी आप बोलो कि दोनों 1-1 किलो है, शायद मेहनत जो जाता है वो अलग हो सकता है. अभी मैं अगर 1 किलो का आपको गेहूँ दूँ और आप सोचिए कि आप सोना बनाते हो, कि आप 1 किलो का सोना मुझे दो, वेट में तो एक ही है लेकिन वैल्यूएशन इज़ वेरी डिफरेंट. तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्या ऐसा चीज करे कि दोनों के लिए वो वैल्यूएशन सेम हो. तो उन्होंने सोचा कि बेसिकली यू कैन नॉट जस्ट हैव वेट एज अ मेजरमेंट, यू शुड हैव वैल्यूएशन एज अ मेजरमेंट. तो इनके आने से पहले सिर्फ बार्टर सिस्टम हुआ करता था? बार्टर सिस्टम ही था दुनिया भर में. तो धीरे धीरे उस जमाने से उन्होंने कॉइनेज सिस्टम चालू किया. हाँ, थोड़े थोड़े लोग थे जो, बट इट वॉज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड. तो आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसा कहते हैं कि जब भारत में बहुत सारे विदेशी आए व्यापार करने के लिए, तो यहाँ से जैसे वी हैड लॉट ऑफ स्पाइसेस, जैसे ब्लैक पेपर है, काली मिरी कहते हैं जिसे. ऐसा कहते हैं कि यूरोप में बहुत सारे लोग आके यहाँ से लेके गए. ओके. और यूरोप उस ज़माने में था, ग्रीक्स उस ज़माने में थे, दे हैड कम टू इंडिया. तब उस ज़माने में सैलरीज वर गिवन इन स्पाइसेस. पैसों के बदले आप ये दालचीनी ले लो, काली मिरी ले लो. हाँ. और ये बहुत पुरानी बात नहीं है. आपको अगर आप देखोगे कि दो पीढ़ी के पहले, ओके, अगर आप देखोगे तो लोग एक्चुअली खाना खाने के लिए काम करते थे. इट्स कॉल्ड फूड अगेंस्ट वर्क. कितना दुखद सिस्टम है ना, कि दिन भर काम करो, आपको मिलता क्या है? वेतन नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी मिलती है. तो आप सोचिए, योर वैल्यू ऑफ वर्क कुड बी 500 रुपीज अ डे, बट यू आर गेटिंग ए मील ऑफ 100 रुपीज अ डे. बट वो बेचारा भूखा, उसको तो समझ में नहीं आता. सो बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि द वैल्यूएशन मे नॉट बी राइट. सो व्हाट यू डू इज यू एग्री ऑन ए कॉमन वैल्यू. वो वैल्यू कौन डिसाइड करता है? क्योंकि मैं तो कहूँगा मेरा कॉटन का 100 रुपया होना चाहिए, आप कहे तो मेरा गेहूँ का 200 रुपया होना चाहिए. हु डिसाइड्स? तो उसका एक वैल्यूएशन का गेम होता है, जो आजकल के ज़माने में भी हम स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन कहते हैं. या फिर आप देखिए, 1 रुपी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट $75-80. Who decides? उल्टा $1 equal to 75. हाँ बिल्कुल, सॉरी, the other side of it. I wish that it's the other way around. भारतीय होना आखिर Hopefully एक दिन होगा. जब भी 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, तभी 1 रुपी वॉज इक्वल टू $1. आज आप देखिए, जैसे आपने सही कहा है कि टुडे 80 रुपी, ऑलमोस्ट 75-80 रुपीज टू $1. हमें लगता है व्हाई इज द वैल्यूएशन गेम. और जैसे आपने कहा, या मैंने गलती से कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि $1 इज टू 80 रुपीज और सॉरी 80 रुपीज, सो यू सी द गेम कैन चेंज नाउ. सो ये वैल्यूएशन का गेम होता है. ये चाणक्य ने समझा, और ये वैल्यूएशन गेम में लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज आर इन्वॉल्व. तो चाणक्य ने क्या किया, उस पर रिसर्च किया. सी प्लीज अंडरस्टैंड दिस, लॉट ऑफ कंट्रीज हु हैव इकोनॉमिक कंट्रोल एक्चुअली हैव ए वैल्यूएशन कंट्रोल. उदाहरण के लिए सिंगापुर. अब अगर सिंगापुर के बारे में सोचो, इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, लेकिन वहाँ पे इतना धन कैसा है? बिकॉज उनकी जो करेंसी है उसका वैल्यूएशन बहुत हाई है. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम. सो इट स्टार्टेड विद द कॉइनेज सिस्टम. उसके बाद कॉइन से जाके नोट्स बने, फिर चेक बना, फिर डिजिटल इकोनॉमी. आज तो हम कॉइन्स के बारे में देखते भी नहीं, हार्डली देयर इज 1 or 2 कॉइन्स. आजकल तो पेटीएम बोलो या फिर डिजिटल इकोनॉमी, इवन रस्ते के सब्जी वाले भी आज लेते हैं. सो यू विल सी दिस इज ट्रांजैक्शंस. द मोड ऑफ ट्रांजैक्शन कैन चेंज. क्योंकि अगर हम नोट बोले, कॉइन्स बोलो, कॉइन के भी अलग अलग टाइप थे. मुद्राएं जिसे कहते हैं, तो दे वे लाइक मेटल्स, जैसे एल्यूमिनियम में यूज करते हैं, ब्रास था, सिल्वर, गोल्ड. तो ऐसा क्या होता है ना, 100 गोल्ड कॉइन्स. बट अगर मुझे एक्सचेंज करना है तो देयर इज अ डेंजर कि कोई लूट भी सकता है. दूसरा क्या है कि इट्स हैवी टू कैरी. तो लेटर ऑन यूरोप ने क्या किया कि वाई एक्सचेंज इन कॉइन्स, लेट्स हैव नोट्स. तो पतले हैं,
तो वेट में कम है। फिर बाद में वाई इवन नोट्स, लेट्स हैव चेक्स, बैंकिंग सिस्टम आने का चेक्स बन गए। अभी तो बोलो उसकी भी जरूरत नहीं। टुडे एक्चुअली ऑल बैंक्स आर आईटी कंपनीज। और हम बैठे अभी बैंक की जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैंक में जाओगे तो वो बोलते दे यार भैया आप ऑनलाइन कर लीजिए। बट द होल गेम स्टार्टेड विथ चाणक्य जनरेशन। उन्होंने इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया। ये कब किया? जैसे आपने कहा, वो लर्नर थे, वो देखते थे कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, और उन्होंने करप्शन भी देखा इसमें। देखिए ये जो फाइनेंशियल गेम है ना, इट्स अ बिग गेम, एंड जितना बड़ा गेम होता है उसमें करप्शन उतनी ही होती है। सब स्टॉक मार्केट के स्कैम्स सुनते हो, इनसाइडर की ट्रेडिंग सुनते हो, ये सब उन्होंने अपने ज़माने में देख चुके थे। हाँ, उस ज़माने में स्टॉक मार्केट नहीं थे, बैंकिंग सिस्टम नहीं थे, लेकिन उस ज़माने में भी करप्शन था। जैसे कि गवर्नमेंट का अगर कोई ऑफिसर हो, उसके पास अगर बहुत पावर है, ही कैन मिस यूज़ द पावर ऑल्सो। सो चाणक्य का कंट्रीब्यूशन क्या था कि देखो कि इकोनॉमिक फील्ड में हम कैसे भारत को वो कंट्रोल में ले आए जिसमें उसको विश्व गुरु बने, या जो नेता को जो स्पेस है। सो आई थिंक ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, रिसर्चर एंड अ प्रैक्टिकल अप्लायर ऑफ हिज थियरीज। ये चाणक्य ने कंटिन्यूसली किया अपने पूरे जीवन भर। सो ही वॉज अ रेगुलर लर्नर। सर एक बार मेरे को याद है, मैं आपसे एक बात कर रहा था चाणक्य के बारे में, और आपने कहा कि उन्होंने ऑकल्ट साइंसेस के बारे में भी पढ़ाई की थी, यानी कि काला जादू, ऐसे सब साइंसेस के बारे में भी पढ़ाई की थी। तो आप इस चीज़ का एक उदाहरण दे सकते हैं? बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। अभी इसके बारे में अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो हमारी जो वेदों में है काफ़ी अवेलेबल है। सो कैसे हैं कि बेसिकली जो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, ये जो अथर्व वेद में, इसके बारे में काफ़ी कुछ मेंशन किया हुआ है ऑकल्ट के बारे में। ऑकल्ट के बारे में। सो अब अगर आपको बताए थे कि अगर आप भारतीय परंपरा में जाए तो देयर आर लॉट ऑफ रिचुअल्स, जिसको हम याग यज्ञ बोलते हैं। तो होते क्या है कि उस ज़माने में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी देवता होते हैं जिसको हम प्रसन्न करते हैं। जैसे काली माता का पूजा करना, या फिर जो कोई, तो आप क्या करते हो कि यज्ञ कुंड में अलग अलग उस पर आहुति देते हो, एंड देन यू गेट योर विश फुलफिल्ड। एक उदाहरण के लिए आपको और कहें कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो रामायण में काफ़ी फेमस है। जैसे दशरथ महाराज थे, ओके ना, उनको बच्चा नहीं था, 3 पत्नियां थी, वो तो क्या करते थे कि चलो उनके गुरु को बुलाते थे, बोले चलो हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे। सो मंत्र जाप करते थे, उसमें आहुति डालते थे, और बाद में वो भगवान प्रकट होते थे और ये लो, ये खीर ले लो और अपने बीवी को दे दो, बांट लेना, एंड देन आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इसे कहते हैं कि जो फल चाहिए, द रिजल्ट्स दैट यू वांट, यू कैन डू द रिचुअल्स अकॉर्डिंगली। अभी चाणक्य के जो फील्ड था, उन्होंने देखा कि उन्होंने स्टडी किया, बाय द वे ही वाज आल्सो स्कॉलर ऑफ अथर्ववेदा। उनको बहुत सारे ब्लैक मैजिक वो सब आते थे, लेकिन उन्होंने कभी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूज़ किया, उन्होंने यूज़ किया राजनीति के लिए। जैसे आपको पता है कि युद्ध में अगर जाएं, ओके, सो टू विन ओवर द एनिमी, तो पहले के ज़माने में आप देखोगे, आज भी हम लोग राजपूत वगैरह उनका जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो पूरा यज्ञ वगैरह करके फिर वो उनको एक शक्ति मिलती थी, एक बल मिलता था। तो चाणक्य हैड क्रिएटेड लॉट ऑफ रिचुअल्स जिसमें बहुत सारे हम लोग को आहुति देनी पड़ती थी, हैड डिफाइंड द होल साइंस। और उसके बाद जब हम जाएंगे युद्ध करने के लिए या फिर राजनीति में जाए, तो यू हैव लॉट ऑफ पावर। आज के ज़माने में भी आप विश्वास नहीं करोगे, लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस डू दैट। क्योंकि जब 2 पॉलिटिशियंस अगर इलेक्शंस में जा रहे हैं, और अभी आजकल बहुत इलेक्शंस का माहौल भी है, आप विश्वास नहीं करोगे, दे यूज़ दिस, बट देयर द यूज इज़ फॉर वेरी सेल्फिश पर्सन। मुझे जीतना है, जादू टोना करके उसका दिमाग ख़राब करना है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ब्लैक मैजिक हो या जो भी हम रिचुअल्स हैं, दिस कैन बी यूज्ड और मिसयूज्ड। चाणक्य ने कभी उसे मिसयूज़ नहीं किया, अपने लिए कभी यूज़ नहीं किया। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए, भले दुश्मन को पराजित करना, अगर मेरा देश का दुश्मन है तो मैं उसे पराजित करूँगा ही। तो ये अर्थशास्त्र में काफ़ी कुछ है। और एक अगर वो आपको उदाहरण दें, सो देर इज़ अपार्ट फ्रॉम ब्लैक मैजिक ऑल्सो वाइट मैजिक। तो काला जादू तो है ही, तो जिसमें हम लोग बहुत डरते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, आप देखो तो बहुत भयानक लगता है, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। सो ब्लैक मैजिक इज़ वेरी डरावना, बट यू नो देर इज समथिंग कॉल्ड एज वाइट मैजिक ऑल्सो, जो अच्छा लगता है। जैसे सिंपल सा उदाहरण दे दें, अगर हम पूजा विधि को हम देखते हैं, तो घर पे भी एक सत्यनारायण की पूजा होती है, वो भी एक पूजा है, लेकिन वहाँ पे इट इज़ नॉट वेरी नेगेटिव, देयर इज़ वेरी पॉजिटिव वाइब अबाउट इट। जैसे अगर बहुत सारे कल्चर्स में देखें तो ह्यूमन सैक्रिफाइस देखो, वो दैट इज़ वेरी, यू नो, उसके भी रिजल्ट मिलते हैं। भूत प्रेतों की बात करते हैं रात को, अमावस्या के दिन, वो ये सब। सो इट्स अ वेरी नेगेटिव वाइब, ओके। उसमें शक्तियाँ प्राप्त होती है, बट यू नो इट्स नॉट वेरी सात्विक, इट्स वेरी वेरी राजसिक एंड तामसिक।
तो उसमें से जो जो खाते हैं पीते हैं, जो आहुति देते हैं, द काइंड ऑफ ए डार्कनेस अराउंड इट, यू गेट दैट काइंड ऑफ रिजल्ट। तो कैसे है कि जो राक्षसी लोग होते हैं, जो वृत्ति वाले होते हैं, असुर वृत्ति वाले, दे गेट इनटू ऑल दैट। जैसे कि आप देखोगे रावण ने तो अपने 10 सर मुंडवा के वो आहुति दी थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। जब शिव जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैं पावरफुल राजा बनूंगा, एंड ही बिकेम वेरी ईगोइस्टिक। लेकिन अगर वही यज्ञ ओके अच्छी तरह वाइट मैजिक से करा देखें तो उसका भी परिणाम अच्छा होगा। तो हम घर पे जब ना ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सो व्हाट वी डू इज दैट हम हमारे पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए रिचुअल। वहाँ पे भी वो जो आत्मा है जो रह जाती है, सो वी से वो मेरे जो भी पिताजी या जो ग्रैंड पेरेंट्स जो पूर्वज है, जिसको हम पितृ कहते हैं, तो उनको भी हम आहुति देते हैं, उनको बलि देते हैं, कुछ खिलाते हैं। बट दैट इज़ नॉट नेगेटिव। वो से कि ओ आत्मा जो हमारे साथ थी, अब आप आगे के मार्ग में चले जाए, यू बी प्रोग्रेसिव। सो यू डू अंडरस्टैंड वन थिंग, ब्लैक मैजिक इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बट इट्स वेरी डेंजरस ऑल्सो। आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी से मिल जाते हैं, बट द डेंजर अबाउट इट इज दैट इट कैन गेट इन द पावर गेम। क्यों मेरे लिए सर पर चढ़ सकता है, बिल्कुल चढ़ता ही है ना। आप देखोगे कि द काइंड ऑफ नेगेटिविटी इट अफेक्ट्स योर माइंड ऑल्सो। मैं एक्चुअली काफ़ी सारी किताबें पढ़ रहा हूँ ब्लैक मैजिक के बारे में, खुद के लिए नहीं, बस ऐसे ही मस्ती के लिए। ऑकल्ट का इंटरेस्ट है, वो बहुत सारे कल्चर्स में पाया जाता है। अफ्रीकन कल्चर में पाया जाता है, साउथ अमेरिकन शामनिज्म में पाया जाता है, नेटिव अमेरिकन जो उनका रेड इंडियंस का कल्चर है वहाँ पाया जाता है। तो डेफिनेटली आई फील कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ होती है। और क्योंकि मैं मीडिया इंडस्ट्री में हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में, लोग कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में भी होता है ये। 100% होता है। बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं कभी। 100% होता है। आप किसी को जानते हो ऐसे मॉडर्न डे में जो ब्लैक मैजिक का फ़ायदा उठा रहा हो? जानता तो नहीं हूँ डायरेक्टली, बट सुना ज़रूर है। देखो जितना बड़े हो जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं में आपने इनसिक्योरिटी आ जाती है कि और कोई मेरे से आगे निकल जाएगा ये वो। तो जितना बड़े होते हो, कहते हैं कि आप स्पिरिचुअल पाथ में जाओ ना, तो आपकी इनसिक्योरिटीज खत्म होती है। लेकिन इफ यू गेट द पावर गेम, तो देखो आप जब ऑर्डिनरी आदमी होते हो, सामान्य व्यक्ति होते हो, तो आपकी छोटे एस्पिरेशंस होते हैं। जब बड़े हो जाते हो तो आप बड़े एस्पिरेशंस हो जाते हो, आपको पावर की एक झलक मिल जाती है। और तब अगर आपको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिले, सो यू गेट इनटू द रॉन्ग मेंटर जो आपको बोले ये भी कर लो। आपको पता है, अभी आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। ऐसा कहते हैं कि हेनरी फोर्ड, उन्होंने एक बहुत अच्छा कहा था कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए साइंस फॉर द मिलेनियर्स, सॉरी मिलेनियर्स, नॉट द मिलेनियल्स। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट मेंट फॉर द मिलेनियर्स, इट इज मेंट फॉर दोज हु वांट टू बी बिलियनियर्स। तो अगर, क्योंकि क्या होता है कि मेरे को अगर वो सही समय में सही मूव करे, चल गेट द बिग डील। जैसे आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट में भी वो कौन सा आय कर रहा हो, एक लक फैक्टर होता है। सो चाणक्य ने वो फैक्टर भी यूज किया। मतलब वो एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ते थे। वो तो एक्चुअली ही वाज ए ज्योतिष। इनफैक्ट उसका मेंशन है अर्थशास्त्र में। मैं आपको अगर डायरेक्ट रेफरेंस भी दूं, बुक नंबर 1 ऑफ अर्थशास्त्र, जिसे कहते हैं विद्या समुद्देश, वो कहते हैं कि राजा को भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। ही मे नॉट बी ए ज्योतिषी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। जैसे हम सब ने स्कूल में मैथमेटिक्स सीखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब जाके मैथमेटिशियन बने। सो यू वुड बी सरप्राइज, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस which actually tells you some of the angles which we miss out. वो कहते हैं ना कि ये इसका जो काल है या समय है वो अब आएगा। So he was using it in warfare and saying that देखो दुश्मन आ रहा है, बट रुको, the season is not right, the conditions are not right. जैसे मॉडर्न डे में बात करें, जब हम लोग फील्ड मार्शल मानेकशॉ के बारे में बात करते हैं, उसमें इंदिरा गांधी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, ने कहा कि जो बांग्लादेश वाला प्रॉब्लम उसको समाप्त कर दे। नहीं, रुको, थोड़ा 3-4-6 महीने रुको, when the season changes we'll go and solve the problem. तो उसी तरह आप अगर कोई भी विद्या के बारे में बात हो, ब्लैक मैजिक बोलो, वाइट मैजिक बोलो, एस्ट्रोलॉजी बोलो, दे हैव वेरी डिवाइन सेंस। इसे अगर हम लोग कहते हैं, अगर हिंदी या संस्कृत का शब्द में यूज़ करें, इसे कहते हैं गुह विद्या, गुह्य विद्या, द सीक्रेट नॉलेजेस। से पीपल को अगर बोले कि यहाँ पे एक सीक्रेट है, तो बच्चे भी मैजिक करके आते हैं, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग यू विल मिस यूज इट। और बहुत लोगों को अंडरस्टैंडिंग मतलब लिए बिना, मतलब बिना सीखे इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि यार ये क्या बात कर रहे हैं ये लोग, पर उन चीज़ों के बारे में उन्होंने पढ़ा भी नहीं अभी तक।
पढ़ा भी नहीं है और शायद उनको अच्छे गुरु भी नहीं मिलते हैं। देखो, किताब पढ़ना जैसे आप ऑलरेडी कर रहे हो, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, बट यू कैन नॉट डिस्कस विद द किताब ना। सो देयर इज अ सेइंग दैट्स ऑल गुड टू रीड बुक्स, बट यू नीड टू हैव अ गुरु विद हुम यू कैन डिस्कस द नॉलेज ऑल्सो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी विद्या हो, जैसे योगा है या फिर स्विमिंग है फॉर दैट मैटर, अगर आप तैरना जानते हो, कितना भी किताब पढ़ लो, आपको तैरने वाले पानी में तो उतरना पड़ेगा। दैट टाइम यू रिक्वायर्स अ रियल गाइड। इसलिए कहते हैं कोई भी विद्या हो उसके लिए आपको उसकी गुरु भी लगते हैं, वरना आपका ट्रैक अगर गलत हो जाए यू कैन मिस यूज इट ऑल्सो। सो यू आर राइट कि ये जो सारे विद्याएं आज भी यूज होते हैं, हर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और जितना पावरफुल हो उतना ज़्यादा मिसयूज भी हो सकते हैं। इस विद्या की मैं एक छोटी सी झलक दे देता हूँ मेरे स्पिरिचुअल रीडिंग से। तो लोग कहते हैं कि जैसे स्टोन एज में हम बंदर हुए करते थे और अभी हम मनुष्य बन गए, तो वो एक एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है। जी। पर लोगों ये लगता है कि मनुष्य बनकर इसके बाद कुछ भी मतलब है नहीं, मतलब इसके बाद एवोल्यूशनरी पाथ पर कुछ है नहीं। पर ये सच नहीं है जी। हमें बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अभी भी हमारे दिमाग, हमारी बॉडीज इवॉल्व होते जाएंगे। यस। तो लोग कहते हैं कि अगले स्टेज में हमारी फैकल्टीज खुल जाएंगी। इसका मतलब है कि हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जीज भी है, नेगेटिव एनर्जीज भी है, और कोई कोई लोग उन एनर्जीज को सेंस कर सकते हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी पढ़ते हैं, जो लोग मेडिटेट करते हैं रेगुलरली, उन्हें वो एनर्जी सेंस होने लगते हैं। पर हमारे आसपास ही वो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज हैं, और ब्लैक मैजिक या काला जादू उन नेगेटिव एनर्जीज का फ़ायदा उठाता है। दोनों एनर्जीज में पावर है, पर काला जादू के प्रैक्टिशनर उन नेगेटिव एनर्जीज का फ़ायदा उठाता है। बिल्कुल सही। आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा? तो इसे कहते हैं इंट्यूशन। हाँ। तो इंट्यूटिव नॉलेज जो होता है ये डेवलप होता है जब अंदर से आप और ये जय शेट्टी, विशेन लाखियानी जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, एंटरप्रेन्योर्स इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इंट्यूशन का फ़ायदा उठाकर आप अपने आसपास के पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे शास्त्रों में बहुत गहराइयों में लिखा हुआ है। इंट्यूशन को संस्कृत में क्या कहते हैं? अनुमान प्रमाण। ओके। सो अनुमान इज इंट्यूशन। आई गिव ए सिंपल एग्जांपल। धुआं देख के समझ में आता है कि आग लगी है। आप देखिए, कहीं पर ड्राइविंग करके जा रहे हो, एक बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है लंबा, और वहाँ पे धुआं है। अभी आपको पता है कि धुआं सिर्फ दिखता है, आग नहीं दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं आग होगा तब धुआं है। तो इंट्यूशन वो होता है कि जो देख के आपको पता चल जाता है कि कुछ और है, जो दिखता नहीं लेकिन जो देख सकता है। ही इज गॉट इंट्यूटिव पावर। मतलब मान लो आप किसी रूम में, अगर आपको थोड़ी फीलिंग आ गई कि नहीं यहाँ कुछ सही नहीं है या कुछ गलत है, वो आपकी इंट्यूशन होती है? नहीं, वो इंट्यूशन नहीं होती, फिर वो सेंस होती है। इंट्यूशन इज टू टेल परफेक्टली। Okay. धुआं देख के कुछ तो हो सकता है, नहीं, धुआं देख के आग हो सकता है, स्पेसिफिक। ओके। सो यहाँ पे अगर आए और अगर कहते हैं कुछ तो सही नहीं है, दैट्स अ सेंस कि कुछ सही नहीं है। सिक्स्थ सेंस इज दैट, बट इंट्यूशन इज वन स्टेप टू स्पेसिफिकली टेल कि यहाँ पे ठीक नहीं है, शायद वहाँ पे कोई पर्दे के पीछे कोई मरा पड़ा है, या तो यहाँ पे चूहा मरा पड़ा है। हाँ, इंट्यूशन की वजह से मतलब लोग कहते हैं कि यहाँ इस चीज़ को अजना चक्र बोलते हैं। तो आपके बॉडी के 6 चक्र होते हैं बॉडी के अंदर, एक चक्र होता है बॉडी के बाहर। एग्जैक्टली। और हर चक्र एक आपके की ऑर्गन के साथ मैच होता है। बिल्कुल। जैसे कि आपका बेस चक्र आपके सेक्स ऑर्गन्स के साथ मैच होता है। आपका फिर आई थिंक पीस का चक्र पेट के साथ मैच होता है। उसी तरह आपका अजना चक्र आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और आपका यहाँ एक ग्लैंड रहता है पीनियल ग्लैंड के साथ मैच होता है। जितना आप वो पीनियल ग्लैंड और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को अंदर से एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका इंट्यूशन बढ़ जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपके अजना चक्र की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और उतनी ही अच्छी आपकी इंट्यूशन हो जाएगी। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जैसे वो जो आपने चक्र की बात की, जो 7 चक्र है, द मोमेंट यू गो टू द 7th चक्र, एवरीथिंग ओपन्स आउट। बॉडी के बाहर होता है। बिल्कुल। जैसे लोग कहते हैं हेलो जो रहता है वो 7 चक्र होता है। तो ये एंड द गुड न्यूज इज दैट, सबसे अच्छी बात ये है कि आप ये डेवलप कर सकते हो। ये ऐसे नहीं कि पुराने ज़माने के ऋषि मुनियों के पास है, हमारे पास नहीं है। नो, यू कैन डेवलप। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमको उसकी प्रैक्टिसिंग नहीं आती। उसकी प्रैक्टिस क्या होती है? मेडिटेशन। तो मेडिटेशन, एब्सोल्युटली, एंड मेडिटेशन विद द राइट गुरु एंड हिज गाइडेंस। क्योंकि ये चक्र आपके, अगर जो कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड, कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, अगर वो अगर ऊपर तक चले जाए, बट वो अच्छे काम के लिए भी अगेन मिसयूज हो सकते हैं, बुरे काम के लिए। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द गुरु। कुंडलिनी के बारे में लोग कहते हैं कि मतलब कुंडलिनी आपके बेस ऑफ बॉडी में, इट्स अ कॉइल्ड सर्पेंट। हाँ, एक पूल ऑफ एनर्जी जैसे रहता है। और सदगुरु जी ये कहते हैं कि वो बिल्कुल एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करता है। मतलब एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी हो सकती है, एटम बॉम्ब की तरह एक्सप्लोजन भी हो सकती है, या आप अच्छे से न्यूक्लियर पावर भी दे सकते हो अपने बॉडी को, अपने अजना चक्र को। करेक्ट। तो सर, हम इंट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली अगर आप
आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई तो किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले, वो बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है, वो कोई एग्ज़ाम भी हो सकता है, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपको थोड़ा पता होता है कि हाँ ये सिचुएशन में ऐसे ऐसे होने वाला है, वो थोड़ी वो सिक्स सेंस फ्यूचरिस्टिक विजन मिल जाती है। सही बात। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा एक शब्द का प्रयोग भी करूंगा यहाँ पे, दैट इज़ माई फील्ड ऑफ रिसर्च बाय द वे। जैसे कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सबसे पहले कहा तुम्हें जो मास्टर करना है वो सब्जेक्ट, वो विषय है आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी, जैसे हमने बहुत सारे इस पे भी चर्चा पहले भी की है, प्रथम विद्या ऑफ ए राजा इज टू डेवलप दिस इंट्यूशन थ्रू आन्वीक्षिकी। क्योंकि राजा को अगर सिक्स सेंस नहीं होगा ना, वो राज्य कैसे करेगा कि अभी मेरे राज्य में ये होने वाला है, वो होने। पर आन्वीक्षिकी आप एक बार समझा सकते? मुझे पता है आन्वीक्षिकी क्या होती है, हमने भी वीडियो में उस चीज़ के बारे में बात की है, पर सर हमारे लिसनर्स के लिए एक बार आन्वीक्षिकी के बारे में समझो। बिल्कुल। आन्वीक्षिकी अगर हम इंग्लिश में कहें तो हम कहते हैं कि इट्स ए साइंस ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। हिंदी में कहे तो सोचने की विद्या। कैसे सोचते हैं? हमको चिंतन करना नहीं आता, हम करते हैं चिंता। वी कीप वरीइंग बट वी डोंट नो हाउ टू थिंक स्ट्रैटेजिकली। तो थिंकिंग इज अ सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ। हमारे पास भगवान ने बुद्धि दी है, लेकिन बुद्धि को यूज कैसे करना, तो वो जो पूरा एक साइंस है, इट्स लाइक स्टडिंग फिजिक्स। फिजिक्स इज द मोर यू गेट डीपर एंड डीपर एंड डीपर यू कम टू नो नेचुरल लॉज। वैसे नेचुरल लॉज ऑफ द माइंड एंड द इंटेलेक्ट इज डेवलप थ्रू आन्वीक्षिकी। तो ये आन्वीक्षिकी, जैसे आपने कहा, ये तो हो गया एक बेसिक उदाहरण। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आन्वीक्षिकी प्रैक्टिस करते करते, इट्स लाइक आप अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, सो इनिशियली यू डोंट नो व्हाट इज द गेम, बट धीरे धीरे आपको सेंस आ जाता है, एक सिक्स सेंस, कि बेसिकली फॉर दिस पार्ट ऑफ माई बॉडी दिस एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड, और या फिर दिस फूड इज माई रिक्वायर्ड। एनिमल्स में भी होता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना, कोई उनको बताता नहीं है ये पॉइजनस है नहीं, तो स्मेल के साथ वो सेंस करते हैं। तो वैसे दिमाग के साथ जो सेंस करना है वो एक लीडरशिप क्वालिटी है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप डेवलप करते जाओ ना, यू गेट टू इंटरेस्टिंग थिंग्स इन यू। जैसे आपने बोला जब इंट्यूशन बताया, बट और दो शब्द का इस्तेमाल करूंगा। वन इज कॉल्ड फॉरसाइट, वन इज कॉल्ड इनसाइट। फॉरसाइट का मतलब कि आपको आगे का दिखता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे हम बहुत सारे योगी लोग के बारे में सोचते हैं, आगे का कैसे पता चलता है, बेटा आगे चले जाना सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर आप बेटा आज मत जाना, मतलब क्यों, मेरा तो ट्रेन बुकड है या फ्लाइट बुकड है। अब वहाँ पे जाओगे तो फ्लाइट कैंसिल हो जाता है। तो अरे हमारे गुरुजी या हमारे बाबा जी को तो पता था, तो सिटिंग ओवर हियर ही कैन टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो उसको फॉरसाइट बोलते हैं। इनसाइट मतलब अंदर की बात। सर आप कितने सालों से मेडिटेट कर रहे हो वैसे? मेरे तो 30 साल के ऊपर हो गए मेडिटेट करते हैं अभी। मतलब 30 साल बाद आपको ये लगता है कि आपकी भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, इनसाइट स्ट्रांग है? हाँ, तो ये हो रहा है और पहले से ज़्यादा हो रहा है। आजकल नहीं, पहले से आई कैन सी इट, बट थिंग इज दैट आई डोंट गेट अट्रैक्टेड बाय दैट एनीमोर। अरे मेरा इंट्यूशन बढ़ गया। मेरे लिए मेडिटेशन इज थिंग, आई एम नॉट रिएक्टिंग लाइक दैट। क्योंकि देखो कोई भी होता है तो रिएक्शन इज अ नॉर्मल थिंग, लेकिन आज मेरा मन शांत है। आई डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशन, माय डिजायर्स आर लेस। आज अगर मैं कहूँ तो आई एम इंडियाज नंबर 1 बिजनेस राइटर। आज एक टीचिंग फील्ड में आप देखो, एक यूनिवर्सिटी में देखो, इतना सब अचीवमेंट किया है। लेकिन अगर उस गेम में चले जाऊं कि मुझे और आगे बढ़ना, देन इट कैन बिकम अ पावर गेम, बट आई एम हैप्पी। सो आई थिंक द बिगेस्ट बेनिफिट आई हैव गॉट फ्रॉम माय मेडिटेशन इज दैट मेरे में जो डिजायर्स थे टू ग्रो बिग एंड बिग इज नॉट हैपनिंग। बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट जितना मैं शांत हूँ उतना ज़्यादा अचीव कर रहा हूँ। सो व्हाट आई वुड बी रनिंग बिहाइंड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट इज कमिंग बिहाइंड। सो मेडिटेशन करता हूँ नॉट फॉर अचीविंग समथिंग। जैसे बहुत सारे लोग मेडिटेशन इसलिए करते हैं, यू कैन विजुअलाइज एंड यू कैन गेट दैट रिजल्ट। जैसे वो सीक्रेट होता है ना कि मैनिफेस्टेशन नहीं, आई से लेट मी बी द डिवोटी ऑफ गॉड, और जो भी मेरे को दिया है भगवान ने। जैसे अर्थशास्त्र चाणक्य का इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट्स दैट हैज बीन रिवील्ड टू मी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इट्स नॉट इजी। आप भी पढ़ सकते हो, सब पढ़ सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे वो बारीकियां समझ में आती है। दिस कम फ्रॉम स्टडी, अध्ययन वगैरह वगैरह। बट आई एम सेइंग ठीक है यार, बट आई डोंट वांट टू यूज इट और मिस यूज इट। सो आप कोई भी क्षेत्र में हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप अगर डॉक्टर हो और मेडिटेशन करते हो तो यू विल गेट दैट हीलिंग पावर। लॉयर हो, वो करते हो, तो यहाँ तक मेडिटेशन इज अ मिनिमम बिफोर प्रैक्टिसिंग एनीथिंग। मतलब आपको उस फील्ड में अगर आगे जाना है, मेडिटेशन आपकी कुछ सहायता करेगा, वो आपका बेस रहेगा, कुछ नहीं, वो ही आपको आगे ले जाएगा। सो इफ यू आर ए मेडिटेटर यू विल बी सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड। आपको उदाहरण बताता हूँ कि इवन अब अमेरिका में देखो, बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, they're all meditators, बिजनेसमैन सब मेडिटेट कर रहा है, इसलिए वो आगे जा पा रहे हैं ना। से देखो जो मेडिटेशन नहीं करता
और जो मेडिटेशन करता है उसमें बहुत फर्क होता है. हाँ, एक होता है जो पूरा मेडिटेशन करता है आत्मज्ञान के लिए. नो, यू शुड प्रैक्टिस मेडिटेशन इवन फॉर योर प्रोफेशनल बेनिफिट्स. बट रिमेंबर वन थिंग, विदाउट अ स्पिरिचुअल बेस इफ यू डू एनीथिंग, then you will just get into the power game, get into the service game. लोगों की सेवा के लिए आप मेडिटेशन करते हो तो भगवान आपको बहुत पावर्स देगा. मेडिटेशन को लेकर और इंट्यूशन को लेकर मैं एक साइंटिफिक चीज़ कहना चाहता हूँ. पहले तो मेडिटेशन की वजह से आपके दिमाग के अलग अलग हिस्से थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं. अलग अलग हिस्से, अमिगडाला करके एक बहुत नेगेटिव हिस्सा है जहाँ आपका गुस्सा प्रोसेस होता है, दुख प्रोसेस होता है, वो एक्चुअली साइज में छोटा हो जाता है मेडिटेशन की वजह से. तो ये उसकी साइंटिफिक एक आउटलुक है. और एक और राइटर है युval नोआ हरारी, मैं आजकल उनकी बहुत किताबें पढ़ रहा हूँ. नोबेल लॉरेट है. हाँ वही सेम. और बहुत बहुत बढ़िया चीज़ें लिखते हैं अपने बुक में. तो उनकी एक बुक में उन्होंने उनके अकॉर्डिंग इंट्यूशन शब्द का मीनिंग समझाया. तो बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि देखो वो भी खुद मेडिटेट करते हैं, वो विपाशना के बहुत बड़े प्रैक्टिशनर है सालों से. तो वो भी मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. पर वो कहते हैं कि इंट्यूशन का जो वो पहला स्टेज है, उसका मतलब क्या है? उसका ये मतलब है कि अगर मान लो आपने अपने इंट्यूशन पर काम किया, आपने मेडिटेट किया और आपकी इंट्यूशन बढ़ गई. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपका दिमाग और तेज़ी से काम कर रहा है. मतलब क्या? मान लो मैं राधा सर से बात कर रहा हूँ और मुझे ये जानना है कि राधा सर अभी नेक्स्ट क्या बोलना चाहते हैं. तो जो भी राधा सर के फेशियल एक्सप्रेशन है, वो कितना ब्लिंक कर रहे हैं, क्या उनके चेहरे पर एक छोटी सी वो मुस्कान दिख रही है, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, या आपकी ब्रेन सबकॉन्शियसली पिकअप करती है. मतलब मैं आपके आंखों में देख रहा हूँगा पर मेरा दिमाग एक्चुअली ये सब छोटी चीज़ों को पढ़ता रहेगा एट अ सबकॉन्शियस लेवल. मान लो आपने इंट्यूशन पर काम किया, आपने दिमाग की तेज़ी बढ़ा दी, आपने दिमाग की स्ट्रेंथ बढ़ा दी और आपकी इंट्यूशन बढ़ गई, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें और दिखने लगेंगी और फिर आप पैटर्न फॉर्म कर पाओगे अपने मन में. बिकॉज आपके मन में 1000 मिलियन न्यूरॉन्स हैं. वो न्यूरॉन्स की वजह से आपको इन छोटे छोटे पैटर्न्स की एक क्लियर झलक मिल जाती है. और उस क्लियर झलक की वजह से फिर आप प्रिडिक्ट कर पाते हो, अच्छा ठीक है राधा सर का हाथ ऐसे मूव हुआ, 1 साल पहले जब राधा सर ने ऐसे ही किया था उन्होंने नेक्स्ट ये कहा था, तो शायद ये अब ये नेक्स्ट कहेंगे. आपकी वो पैटर्न प्रेडिक्शन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है. तो ये इंट्यूशन का एक साइंटिफिक बेस एक्सप्लेनेशन दिया युval नोआ हरारी ने. तो इंट्यूशन, मेडिटेशन जैसी चीज़ें अभी वेस्ट में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है. एंड आई फील पूरी दुनिया में, पूरी प्रोफेशनल दुनिया में बहुत ग्रो होंगी यार. जी सर अभी आपने कहा अपने बिजनेस राइटिंग के बारे में, मेरे को स्पेसिफिकली एक बुक के बारे में पूछना है जो मोस्टली अगर मैंने आपका नाम किसी के सामने लिया तो वो बुक के बारे में बात करता है. आपको पता है वो कौन सी बुक है? कॉर्पोरेट चाणक्य. तो कॉर्पोरेट चाणक्य के राइटर अभी हमारे ऑफिस में. मुझे ये जानना है कि वो बुक में आपने एग्जैक्टली क्या लिखा, वो बुक की मैसेजिंग क्या है, और चाणक्य को आपने कॉर्पोरेट दुनिया से कैसे कनेक्ट किया, बिजनेस की दुनिया से कैसे कनेक्ट किया, प्रोफेशनल दुनिया से कैसे कनेक्ट किया? वो तो पूरी भगवान की कृपा है. तो ऐसे कहूँगा कि मैं 20 साल से एक एंटरप्रेन्योर रहा हूँ, आई बीन अ बिजनेसमैन. और हुआ ये कि 20 साल पहले मैंने किताब पढ़ी, रामायण महाभारत जैसी किताबें पढ़ी. उसमें मुझे ऐसे लगा कि बिज़नेस चलाने के लिए केवल हम वेस्टर्न वर्ल्ड से ना देखें, थोड़ा इंडिया में भी देखें. क्योंकि एक मैनेजमेंट का अगर विषय है तो रामायण में भी है कि राज्य को कैसे चलाना है, महाभारत में है. तो हुआ ये कि जब मैं अपना बिज़नेस कर रहा था, मैं ऑलरेडी MBA कर चुका हूँ, सब वेस्टर्न किताबें पढ़ता हूँ. नहीं, भारत में भी कोई मैनेजमेंट वाली किताब होगी. तो पढ़ते पढ़ते, जैसे आप बहुत पढ़ते हो, मेरे को भी थोड़ा पढ़ने का आदत है बचपन से. आई केम अक्रॉस दिस बुक कॉल्ड कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो चाणक्य की किताब है. तो मैंने अरे ये तो पूरा राज्य कैसे चलाना उसका पूरा साइंस है. तो मैंने वो पढ़ा. चिन्मय मिशन करके संस्था है, वहाँ पे गया, पूरे अर्थशास्त्र के 6000 सूत्र संस्कृत में सीखे. एंड देन आई अप्लाइड इन माय बिजनेस एंड आई गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट्स. तो जब मैंने देखा कि चाणक्य की नीति बिजनेस में भी यूज़ हो सकते हैं, मुझे पहले लगता कि चाणक्य इज ओनली फॉर राजनीति. सर बेसिकली ये जो भी चाणक्य नीति है, कौटिल्य अर्थशास्त्र है, ये बेसिकली ह्यूमन साइंसेस है ना, कि आप लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो या उन्हें सर्व कैसे कर सकते हो. हाँ, तो कैसे इट इज़ ऑल्सो ए बुक ऑफ साइकोलॉजी. ओके. तो अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि चाणक्य ये सोचते थे कि लोगों के मन में क्या चल रहा है. ही इज ऑल्सो ए माइंड रीडर बट ही अंडरस्टैंड पैटर्न्स ऑफ द माइंड. और ऑन अ मास लेवल, मतलब मैक्रो लेवल. एग्जैक्टली, यस. नेपोलियन ने बहुत अच्छा कहा है, द क्वालिटी ऑफ ए ग्रेट लीडर इज टू अंडरस्टैंड व्हाट द मासेस आर थिंकिंग एंड प्ले द स्ट्रोक अकॉर्डिंगली. ये पॉलिटिशियंस यही गेम जानना चाहते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, कौन सा वो मुद्दा है. मतलब आप डोनाल्ड ट्रंप को कितनी भी गाली दे दो, उन्होंने ये तो पता किया है कि जनरली अमेरिका में लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं. और जो पकड़ में आ गया वो चाणक्य बन गया. तो जब मैंने पहली बार
जब देखा तो मेरा तो एंगल था कि मैं उसको एंटरप्रेन्योरशिप के एंगल से, बिजनेसमैन के एंगल से देखूं, स्टार्टअप था तभी मेरा। एंड यूड बी सरप्राइज, मैं जब वो देखता था, ऐसा कहते हैं कि शास्त्र, स्क्रिप्चर, अर्थशास्त्र है ना, इट्स लाइक ए मिरर, आप जैसा देखते हो वो आपको दिखता है। तो आई कुड सी ए बिजनेसमैन्स एंगल ऑफ चाणक्य। सिनार्चा पैसा बनाना है, अर्थव्यवस्था ठीक करनी है। तो मैं वो लिखा एंड देन आई रोट ए रिसर्च पेपर, बिकॉज मेरा काफ़ी रिसर्च रहा है उसमें। एंड देन टाइम्स ऑफ इंडिया वंस कॉल्ड मी, और फिर मैं लिखने लग गया। फिर जैको मेरे पास है, बोलते आप किताब लिखो। किताब लिखो ऑन व्हाट? चाणक्य एंड द मॉडर्न डे एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस, लिख दिया। पहली किताब आई 2010 में, और आप विश्वास नहीं करोगे 10वां साल है 2020, एंड वी हैव सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज। और जैसे मतलब कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर, पॉलिटिशियंस, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ऑल ऑफ देम हैव रेड दिस बुक। और सब ये कहते हैं कि यू हैव क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन मैनेजमेंट। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा होता नहीं, इट वॉज नॉट प्लान्ड। तो ये कॉर्पोरेट चाणक्य इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। तो अगर आप देखते हैं कि आज मैं कम से कम 20 देश घूम चुका हूँ, और मोर देन 100 कंट्रीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर फॉलोइंग दैट बुक। सो इमेजिन 200 कंट्री में 100 कंट्री, सो 20 कंट्रीज आई हैव ट्रैवल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कॉर्पोरेट चाणक्य जो है, मैं तो एक निमित्त ही हूँ, आई एम बीन यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट, बट इट्स क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन दैट चाणक्य, और आई वुड से इंडियन नॉलेज इज सो ओरिजिनल दैट इट कैन रीडिफाइन अ बिजनेस। आपको थोड़ी हेवी क्वेश्चन पूछूंगा जी अभी। बिल्कुल। So, आपको कभी कभी ये लगता है कि चाणक्य की आत्मा ने आपके अंदर आकर वो बुक लिखी, या ये सारे बुक्स लिखे? हेवी क्वेश्चन नहीं है, बहुत लाइट क्वेश्चन है। जब मैं लिखता हूँ मुझे पता है कि मैंने लिखता हूँ, एंड आई टेल यू आई फील वेरी लाइट व्हेन आई राइट। मैं ना लोग मुझे पूछते हैं कि सच में ये लड़का लिखता है क्या, ये आदमी लिखता है क्या, एंड आई टेल यू व्हेन आई राइट आई एम वेरी डिफरेंट, द फ्लो इज दैट। सो आई नो दैट समबडी एल्स इज राइटिंग, आई डोंट नो दैट्स चाणक्य, बट दैट्स नॉट मी। वो बहुत बार मेरे साथ मेरे मोटिवेशनल वीडियोस में होता है। अगर मैं कोई हैवी मैसेज डालना चाहता हूँ पब्लिक के लिए, यही मतलब मुझे फ्लो के लिए काम करना पड़ता है, उस वीडियो के लिए नहीं, उस स्क्रिप्ट के लिए नहीं। पर मेरा पूरा दिन वो फ्लो के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर रहता है, और कभी कभी रात को 10 बजे कुछ उठ जाता है और मैं फिर लिखने जाता हूँ, और फिर तुरंत वो स्क्रिप्ट निकल कर आती है। बिल्कुल। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो एक शक्ति है जो मुझे गाइड करता है, जब मैं लिखता हूँ, जब मैं बोलता हूँ। तो अगर वो चाणक्य का बात करो या वट एवर, बट आई एम सेइंग डेफिनेटली व्हेन आई डू माई मेडिटेशन, माई एंगल इज टू सरेंडर। ओके, अंदर का जो राधा है, राधा कृष्ण प्ले, वो मर जाना चाहिए। So the more you think I am doing it, the less you will be productive. इसलिए गीता के जो थियोरी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका मतलब क्या है कि करो लेकिन अहंकार लेके मत करना। सो यू आर राइट, समटाइम्स व्हेन यू स्पीक, जैसे आपने बताया कि इट्स नॉट मी, और हम बाहर आते हो अरे ये मैंने कब कहा। बट मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरी किताब मेरे पापा ने पहली बार पढ़ी है ना, माय फादर, ही सेज आई डोंट बिलीव माय सन हैज रिटन इट। ऐसे मेरे दोस्तों को बोलते हैं, क्योंकि दैट बुक इज अ मैजिक फॉर इवन मी। सो आई थिंक समवेयर देयर इज अ डिवाइन फोर्स दैट मेक्स इट हैपन। सर एक्चुअली आपकी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो आपने मुझे कही थी एक बार, कि आपको ये पहली इंटुइशन, ये पहली फीलिंग आई थी कैलाश पर्वत के सामने। जी जी जी। तो 2 क्वेश्चन है। पहले तो आप कैलाश पर्वत के बारे में कुछ चीज़ें कह सकते हो? जी। मैं भी आजकल कैलाश पर्वत के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ कि लोग क्यों ऊपर चढ़ने नहीं देते वहाँ तक। मतलब 3-4 रिलीजन्स का वो फोकल पॉइंट है कैलाश पर्वत, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और टाओइज्म भी मेरे ख्याल से ना। तो टाओइज्म ही टिबेट में कौन सा टाओइज्म है, ज़ेन भी है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म इटसेल्फ। अच्छा, तो सभी रिलीजन्स का सेंटर पॉइंट वो कैलाश पर्वत है, पर कोई भी इंसान अलाउड नहीं है वहाँ कैलाश पर्वत तक, मतलब किसी को भी चढ़ने नहीं देते। तो पहली क्वेश्चन तो मुझे कैलाश पर्वत की आपको पूछनी है, और दूसरी क्वेश्चन है कि आप ये स्टोरी बता सकते हो कि कैलाश पर्वत के सामने आपको क्या हुआ था? जी। तो पहले बात कैलाश पर्वत, तो इसका मेंशन बहुत सारे रिलीजियस किताबों में है, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म बोलो या टाओ, और कहते हैं कि इट इज़ लाइक द सेंटर ऑफ द अर्थ। कालिदास ओके अपने एक जो रचना है उसमें कहते हैं इट्स लाइक द सेंटर ऑफ द अर्थ। और आप देखोगे कि इफ स्टडी जोग्राफिकली, आप गूगल मैप्स भी देखो तो इट्स अ वेरी हाई स्पॉट, जैसे एवरेस्ट के काफ़ी करीब है वो। और अगर हम देखें तो कैलाश के आजू बाजू में, मैं जोग्राफिकली बताता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे गया, तो लॉट ऑफ गोल्ड माइंस, और वहाँ पे आप जाओगे तो यू विल फील लॉट ऑफ डिवाइन फीलिंग्स। जैसे मैंने खुद सुना है ये बात, कि वहाँ पे ऐसे ऐसे मंत्र आपको सुनाई देते, लाइक कहाँ है, बट देयर आर इन डिफरेंट लैंग्वेज ऑल टुगेदर। सो दैट स्पेस, इवन दो इट इज स्टिल देयर, इट्स गॉट अ वेरी डिवाइन वे। वहाँ पे तो ऐसा कहते हैं क्या, मैंने देखा है, ये अपने आँखों से देखा है कि देयर आर स्टार्स दैट फॉल इन द नाइट,
मानसरोवर जो लेक है कैलाश का, जब वहाँ पे डिप करके वापस ऊपर जाता है, जैसे कि एंजल्स कम, जो दिव्य जो होते हैं, दे कम, दे टेक ए दिव्य बाथ, शक्ति, हाँ। दिव्य दे कम, दे टेक ए बाथ एंड गो बैक। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे मैजिकल एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे दिखते हैं कि बेसिकली यू कांट एक्सप्लेन इट। वहाँ पे हमने ऐसे ऐसे साधु देखे कि कपड़े उपड़े नहीं है, इतना -20 डिग्रीज में भी वो बैठ के अपना ध्यान करते थे। सो दैट स्पेस इज़ वेरी डिफरेंट। अब आपको सेकंड जो आपने बोला कि मेरा क्या अनुभव रहा है कैलाश के साथ, सो एवरीबडी शुड गो टू कैलाश मानसरोवर। उसका रीज़न ऐसा है कि ऐसा कहते हैं कि इट इज़ अ प्लेस नॉट इन अर्थ एंड नॉट इन हेवन, इट इज़ इन बिटवीन। अगर आपको स्वर्गलोक में जाना है तो ये देह के साथ जा नहीं सकते, और अर्थ में ये देह ही लगता है, बट यू कैन गो टू कैलाश एंड कम बैक इन द सेम बॉडी। सो इट्स समवेयर इन बिटवीन, ऐसा माना जाता है, बट यू हैव टू फील इट। तो आपको जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि मेरी कंपनी है जो 20 साल पहले मैंने कहा था, जो शुरू की थी एज एन एंटरप्रेन्योर, कॉल्ड आत्मदर्शन स्पिरिचुअल टूरिज्म। तो मैं खुद गया हूँ और भगवान की कृपा से हज़ारों लोगों को भेजा हूँ, एंड आई हैव डन कैलाश यात्रा मोर देन 3 to 4 times। तो पहली बार जब मैं गया तो मेरे मन में तो कुछ इच्छा नहीं थी, बट वो कहते हैं कि इन दैट स्पेस द थॉट दैट कम्स टू यू, उस बैकग्राउंड में, इट्स नॉट योर्स। तो मैंने जब पहला कैलाश को देखा, आई कैन स्टिल विजुअलाइज इट, कि बेसिकली जैसे ही उन्होंने पर्वत को देखा, मेरे मन में एक विचार आया, आई डोंट नो व्हाई, इट सेज अपना पूरा जीवन अर्थशास्त्र को समर्पित कर देना। सो डेडिकेट योर होल लाइफ टू द स्टडी एंड द प्रोपेगेंडा ऑफ अर्थशास्त्र। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था बट मैं वापस आया तो मेरी वाइफ सुरेखा थी मेरे साथ। आपकी एज क्या थी? दिस वाज अराउंड 30 30 के आसपास होगी, 30-35 के आसपास। हाँ 30, राइट। इंट्यूशन। अच्छा सैलरीड इन द ईयर। तो मैंने सडनली सोचा कि ये क्या हो रहा है, जैसे आपको इंट्यूशन लगा, मुझे लगा क्या है, तो आई इग्नोर दैट थॉट, क्या अर्थशास्त्र है ऐसा। बट माई वाइफ वॉज इन दैट ट्रिप, सुरेखा। तो मैंने सुरेखा को तो बताया कि सुरेखा ऐसा विचार आ रहा है मेरे मन में कि आई शुड डेडिकेट माई लाइफ टू अर्थशास्त्र। बोला क्या? तो उसने बोला ठीक है होगा कोई। दैट थॉट डिड नॉट लीव मी। वो बोलते हैं ना आपको रात को वापस वो जगाता है, ऐसा क्या हो गया। बट देन आई रियलाइज वन थिंग, दैट वाज अ डायरेक्शन। जैसे कभी ना कभी वो क्लिक हो जाता है। तो मेरे लिए आई बीन फॉर्चुनेट दैट वो विचार ऐसे जगह में आया। एंड द रियलिटी इज दिस, और कुछ आता भी नहीं है, एक चाणक्य और एक अर्थशास्त्र आपने 20 बुक लिख दी है उस चीज को लेकर। इसीलिए कहता हूँ भगवान की कृपा है और शिव जी का आशीर्वाद है। सर जैसे आपने कहा कि आपकी एक स्पिरिचुअल टूरिज्म की स्टार्टअप थी, तो अगर स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात की जाए, कैलाश पर्वत के अलावा कौन सी ऐसी जगह है इंडिया में जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, स्पिरिचुअली स्पेशल है आपके अकॉर्डिंग? बहुत सारे हैं। सी इंडिया इटसेल्फ इज अ स्पिरिचुअल लैंड, लेकिन देयर आर सम टच पॉइंट्स। ओके, जैसा कैलाश मानसरोवर आपने बताया, वो भारत का ही अंग था। अभी नो टेक्निकली इट्स इन तिब्बत, बट रियलिटी इज दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। फिर हम कहते हैं 4 धाम। ओके, जैसे आपने बद्रीनाथ, ओके, देन वी हैव केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वेरी स्पिरिचुअल। फिर अगर हम ऑल इंडिया ले तो देर आर सम 12 पॉइंट्स ऑफ शिव जी कॉल्ड ज्योतिर्लिंग। सो ज्योतिर्लिंग जो है भीमा शंकर से लेके रामेश्वरम से लेके, तो दिस आर ऑल शिव जी के एक्चुअल इतने पुराने पुराने वहाँ पे स्थान है। तो 12 ज्योतिर्लिंग। फिर कहते हैं शक्तिपीठ, देर ऑल दो शिव जी के, पार्वती जी के जो अंग ऐसे कहते हैं, जब भी उनको काट के डाला गया था यज्ञ में। सो वो है। बट आई टेल यू समथिंग, देर आर लॉट ऑफ अदर स्पॉट्स ऑल्सो, जिसे कहते हैं धाम। जैसे हम देखें प्रयागराज, सो देर आर लॉट ऑफ रिवर, जैसे नासिक है, कुंभ मेला होता है जहाँ पे, या फिर प्रयागराज में होता है। सो आई वुड से अगर मैं आपको कहूँ ये रूम है, बराबर है, आई वांट टू चार्ज माई मोबाइल, तो आप बोलेगे वो स्पॉट देखना। बट देर कुड बी मल्टीपल स्पॉट्स इन वन रूम फॉर चार्जिंग ऑल्सो। सो इंडिया में हम ये जो स्पिरिचुअल स्पॉट्स हैं, जहाँ पे आपको वाइब्स दिखते हैं, फील होते हैं, ओके, यू कांट एक्सप्लेन बट दे आर देयर। सो देर आर मेजरली 3-4 पॉइंट्स। एक तो जो शक्तिपीठ है, जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे आप देखो महाकालेश्वर, उज्जैन में अगर आप जाओ, या फिर अपना जो अगर आप केदारनाथ जाओ या रामेश्वरम जाओ, दिस आर ऑल वेरी पावरफुल स्पॉट। वहाँ पे बहुत सारे यज्ञ करते हैं, वो करते हैं और इच्छा पूरी होती है। सो दिस आर द फर्स्ट थिंग। तो दिस आर ऑल्सो चार्जिंग पॉइंट्स देवी के साथ है। बट आई गिव वन इंटरेस्टिंग थिंग ऑल्सो, कि वेर एवर देर इज अ लिविंग सेंट, दैट ऑल्सो बिकम्स अ स्पिरिचुअल पॉइंट। जैसे आप महाराष्ट्र में देखो, देर इज अ प्लेस कॉल्ड एज शिरडी। शिरडी के साईं बाबा, वो कौन थे किसको पता नहीं, उनके माँ बाप भी थे कौन थे पता नहीं, वो कहाँ थे पता नहीं है, बट दैट स्थान हैज़ बिकम सच ए स्पिरिचुअल प्लेस। ओके, देन देर आर टेम्पल्स, जैसे कि हम तिरुपति बोलते हैं, वेरी पावरफुल पॉइंट, जहाँ पे लैक्स ऑफ पीपल कम ऑन ए डेली बेसिस। तो इफ यू वांट टू फील इंडिया, यू हैव टू गो टू दिस स्पिरिचुअल स्पॉट्स।
तो लिस्ट बनाने के लिए तो मैं ऐसे हजारों टेम्पल में जा चुका हूँ और लेके भी जाता हूँ, आश्रम्स हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट जहाँ पे भी लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, दैट इटसेल्फ इज अ स्पिरिचुअल पॉइंट, द चार्जिंग पॉइंट्स। मैं एक आखिरी बात बताऊंगा कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउट, आप अपने अंदर को एक स्पिरिचुअल स्पॉट बना लो। मैंने एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में एक कोट पढ़ी थी कि द ओनली जेन यू विल कैरी टू द टॉप ऑफ द हिमालयाज इज द जेन दैट यू टेक देयर। मतलब आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है वहीं आपको वहाँ मिलेगी। बिल्कुल। तो पैंडेमिक में हमेशा बोलता हूँ बाहर नहीं जा सकते तो अंदर जाओ। और मराठी में, थोड़ा हम हिंदी की बात करें, लेकिन मराठी में बहुत अच्छा एक कंपोजिशन है, वो कहते हैं कुठे शोधती रामेश्वर आणि कुठे शोधती काशी। कहाँ ढूंढ रहे हो रामेश्वर और काशी? ओके, हृदयातील भगवंत राहिला, हृदयातून उपाशी। जो अंदर था वो यहीं पे रह गया, बाहर तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? तो बाहर ढूंढो, गो टू ऑल दिस पिलग्रिमेज स्पॉट, सब जाओ, लेकिन आखिर में लाइक वो किताब है कौन सी, अल्केमिस्ट, सो दैट यू हैव टू कम बैक टू द सेम पॉइंट टू डिस्कवर व्हाट यू आर। सो मेडिटेशन करो, ध्यान करो, वो सारे तीर्थ स्थान आपके अंदर ही है। ब्यूटीफुल सर। पर स्पिरिचुअलिटी को हाईलाइट करके मुझे एक और चीज़ बहुत बुरी तरह से हाईलाइट करनी है, और वो है स्पिरिचुअलिटीज़ रोल इन करियर। तो जो भी ये यंग इंडियंस इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं टिल दिस पॉइंट, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे उनके करियर के बारे में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, स्पिरिचुअलिटी का जो एंट्री पॉइंट होता है उसे कहते हैं सत्संग। ओके, सो यू डोंट जस्ट बिकम स्पिरिचुअल, सो हैज टू बी सम एंट्री पॉइंट। दरवाजे के थ्रू आप अंदर जाते हो। सो द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई हैव वन सजेशन, आप जितने भी यूट्यूब देखते हो सब देखो, लेकिन बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ पे भी रणवीर बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज को इंटरव्यू करते हैं, उनका टॉक सुनना। Like in your channel, there are so many already spiritual insights. So please, and as you are watching a lot of videos, please listen and watch even the spiritual videos. दूसरा जो है, आप बहुत सारे गुरु और जो आध्यात्मिक टीचर्स हैं उनको सुनोगे, लेकिन कोई ना कोई एक व्यक्ति के साथ आपका कनेक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे सदगुरु जी, आपने उनके साथ बहुत सारे जो वार्तालाप किए हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, रविशंकर जी है, यू विल कनेक्ट टू सम वन गुरु और वन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन और चिन्मय मिशन के साथ जुड़ गया, तो मैं कहता हूँ इफ यू आर अ यंग बॉय और अ गर्ल, गेट कनेक्टेड टू वन ऑर्गेनाइजेशन और वन गुरु, आइडियली लिविंग गुरु। उसके बाद क्या आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। लाइक आई हैव बीन कनेक्टेड विद चिन्मय मिशन एज ए यूथ। सेकेंड थिंग अबाउट करियर, ओके, देखो करियर क्या होता है कि बेसिकली यू हैव टू बी प्रोडक्टिव। ऐसा नहीं कि आपको जॉब मिल गया, जॉब मिलना इज द फर्स्ट स्टेप, लेकिन आपको जॉब काम करके यू हैव टू ऑल्सो गिव द आउटपुट। उसके लिए यू शुड हैव ए माइंड ऑफ ए स्पिरिचुअल पर्सन। वो कैसे है? जैसे कि अगर आप स्क्रिप्चर पढ़ो, भगवत गीता बोलो या जो भी है, उसमें आपको बताया जाता है हाउ टू कीप योर माइंड फोकस्ड। सी अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, व्हेन यू आर वर्किंग यू आर नॉट फोकस्ड ऑन द वर्क, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। सो मैं यूथ को ये कहूँगा कि डू मेडिटेशन एंड इट विल हेल्प योर करियर। जैसे हम देखते हैं आप मेडिटेशन करते हैं तो माइंड इज़ वेरी फोकस। और आजकल की जनरेशन जो है, इट इज़ ओनली माइंड वर्क। पहले जैसा नहीं है कि फैक्ट्री में जाके काम करो, आप 24 घंटा काम करते हो। टुडे यू पिक अप अ मोबाइल एंड अ गैजेट, इट्स योर ऑफिस। सो याद रखिएगा, लेकिन बिफोर यू यूज द गैजेट योर माइंड शुड बी काम एंड क्वाइट। मैं आपको एक अपना खुद का उदाहरण बताता हूँ। आई एम ए टेक्नोलॉजी गाय। मैं दिन में कम से कम 2000 व्हाट्सअप खुद मैसेज करता हूँ एंड कम से कम 300 ईमेल खुद रिप्लाई करता हूँ। बट यू नो व्हाट, the gadget is under my control. I'm not under the control of the gadget. Because I started realizing one thing, that वो माइंड गेम है। एक बार आप उसके एडिक्ट हो गए ना, इसे अलग नशा है। लॉट ऑफ पीपल हैव मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो। तो मैं क्या करता हूँ, एज ए करियर टुडे यू आर इन द टेक्नोलॉजी जनरेशन, बट टेक्नोलॉजी विदाउट मेडिटेशन इज लाइक ड्राइविंग अ कार विच इज हैविंग अ एक्सेलरेटर बट डजंट हैव ए ब्रेक और ए व्हील, स्टीयरिंग व्हील। तो आप कहाँ जा रहे हो? यू नो व्हाट आई डू व्हेन आई स्टार्ट यूजिंग माई मोबाइल फर्स्ट, पहला बात 2 मिनट शांत बैठता हूँ, प्राणायाम करता हूँ 2 सेकंड के लिए या 2 मिनट के लिए, एंड देन आई टेल माई सेल्फ नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल माई व्हाट्सअप। सो पहले पूरा व्हाट्सअप क्लियर करता हूँ, बिकॉज व्हाट्सअप में पॉपअप हो गया कि ईमेल आ गया, समथिंग आई डोंट लुक एट इट, बिकॉज आई एम नॉट कंट्रोल ऑफ माई माइंड, आई नॉट बी एबल टू क्लियर माई व्हाट्सअप। सेकंड थिंग, व्हेन आई गो एंड क्लियर माई ईमेल्स, नो व्हाट्सअप। See, what is happening is अपने करियर में भी the too much of multitasking. See, for example, ये simultaneously करो। मैं बोला do one thing at a time and finish off। तो आपको 25 चीज करनी है, धीरे धीरे करने से अच्छा एक चीज करो, दूसरा चीज करो, and you will be surprised।
मैं 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैंडल करता हूँ। जैसे आज आप यहाँ पे स्टूडियो में हैं, आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, सुबह भी 3-4 मीटिंग्स खत्म कर दिया। हाउ डिड आई अचीव दिस सक्सेस इन माई करियर? इतने किताबें लिखता हूँ, इतने बातें करता हूँ, वो करता हूँ, बिजनेस चलाता हूँ, एकेडमिक्स चलाता हूँ, रिसर्च करता हूँ। लोग बोलते हैं कैसे? मेडिटेशन। इफ आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन इन माई करियर ऑल्सो, द रीजन इज मेडिटेशन। वो आपकी फाइनल मैसेज होगी यूथ के लिए, मेडिटेशन हैबिट एक स्टार्ट कर लो। रणवीर को फॉलो करो। अरे नहीं, थैंक यू राधा कृष्णन पिल्लाई सर। मैं आपको कितनी भी बार थैंक यू कह दूंगा कम है अकॉर्डिंग टू मी, बट जेन्युइनली सर थैंक यू, वन मोर ग्रेट कॉन्वर्सेशन, बहुत मज़ा आ गया। थैंक यू सर।